नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विशेष सत्र में हो बहुमत का फैसला, अटॉर्नी जनरल की तमिलनाडु के राज्यपाल को सराहा। विधायकों से लगातार तीसरे दिन मिली शशिकला। मतदान के बीच एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग हुआ सख्त। दैनिक जागरण और रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल पर एफआईआर के आदेश, वेबसाइट पर छपा था अनुमान। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, नकल करने वाले 634 छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला रद्द। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। अवमानना मामले में पेश नहीं हुए जस्टिस कर्णन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई। अटॉर्नी जनरल ने जज की चिट्ठी पर उठाए सवाल। भारत ने लगातार 6वीं टेस्ट सीरीज जीती। हैदराबाद टेस्ट में बांग्लादेश को 208 रन से हराया। कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यापम भर्ती घोटाले पर एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने मध्य प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच एमबीबीएस में दाखिला लेने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया है। फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2008 से 2012 के दौरान 500 से ज्यादा एमबीबीएस में हुए दाखिले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी दाखिले गैर कानूनी तरीके से किए गए। छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है, वो कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं की है। फैसला आने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए, आदेश मानने वाला तो भुगत लिया, आदेश देने वाला अभी तक नहीं भुगता है। पहली बार ये घोटाला तब उजागर हुआ जब इंदौर पुलिस ने 2009 के पीएमटी प्रवेश से जुड़े 20 नकली छात्रों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए केटीएस तुलसी साहब हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। तुलसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस पूरे फैसले में अगर मैं कहूं, एक अच्छी बात यह है कि तमाम जो छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कोर्ट ने जरूर कही है, लेकिन इसमें एक जो तकनीकी पॉइंट है मैं उसको समझना चाह रहा था कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई उनको तो उसमें सजा मिली एक तरीके से, लेकिन जो पूरा रैकेट है, जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे, सवाल ये कि उन पर क्या सजा? यही बात है कि जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, मगर विक्टिम्स को उनके साथ तो धोखा हुआ। जो हाई एंड माइटी हैं, जो ताकत में हैं, जो पावर में हैं, जो सारी चीज के ऊपर अपना अधिकार होता है, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके खिलाफ वो बच के निकल जाते हैं। भारत में ऐसी कुछ हमारी परिस्थिति है कि सिर्फ छोटा आदमी फंसता है और जो बड़ा आदमी है वो निकल जाता है। और जो हाई कोर्ट में मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग आफ्टर ऑल हाई कोर्ट कितना समय दे पाते हैं? उन्होंने हजारों केसेस का फैसला करना है, लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकेंगे हर एक चीज को, वो संभव नहीं है।
मैं ये सोचता हूं कि हमें इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं वो बच के ना निकलें, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। अमेरिका ने कानून बनाया है जी कि जो इंडिपेंडेंट काउंसिल एक्ट, जैसे बिल क्लिंटन के खिलाफ जब मुकदमा चला तो उन्होंने इंडिपेंडेंट काउंसिल को वो दिया, और वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके पास कुछ राशि अदालत जमा कर देती है, उसमें वो खर्चा करते हैं, मगर 15 दिन के अंदर उन्होंने इंडाइटमेंट पेश की जी और उसके बाद राष्ट्रपति को क्रॉस एग्जामिन किया, सारे दुनिया के सामने क्रॉस एग्जामिन किया, सबने देखा टेलीविजन के ऊपर। सो जो कानून है उसकी मैजेस्टी को बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी जितना मर्जी बड़ा हो, जी कानून उससे ऊपर होता है। क्या इस उसके केस लिए को अगर हमें देखें कुछ ना सर, कुछ प्रावधान की बारे में सोचना पड़ेगा कि इस केस में जो तथ्य तरीका रखे क्या है। गए या जो फिर याचिका दाखिल की गई, उसमें किसी की तो जवाबदेही बनती होगी। अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को नकल कराई गई, उनके नंबरों में हेराफेरी की गई, तो कोई तो होगा, वो बोर्ड, वो संस्थान जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके दूसरे लोग। असल में ये कैसे मुमकिन, ये कैसा न्याय दिखता है कि जब वो जो छात्र हैं, आप उनको तो पनिश करते हैं कि आपने उनका एडमिशन रद्द कर दिया, लेकिन जिनकी जवाबदेही थी उस पूरे के पूरे एग्जाम को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराने की, वो कोई भी इसके दायरे में नहीं है। आप ये सोचिए कि ये शायद भारत में एक ही केस है जिसमें कि जितने बड़े गवाह थे, एक के बाद एक उनकी मौत होती गई, और मौत भी हुई सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। सुइसाइड हुआ तो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। अब जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हीं की मौत क्यों हुई, किसको बचाने के लिए मौत हुई, अगर उसका कोई ताल्लुक था कि नहीं था। निष्पक्ष जांच जो है वो ऊपर तक लोग जो हैं वो काबू में आते नहीं। पुलिस जब तक या तो स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र नहीं है कंप्लीटली, तो कम से कम कोई इंडिपेंडेंट काउंसिल, स्वतंत्र वकील, उसको ये जिम्मेवारी दी जाए कि सच को खोजे और सच को पेश करे, और उसके ऊपर कोई दबाव न डाल सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अमेरिका में ये प्रावधान हुआ, और राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत सारा जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया गया और सारी दुनिया के सामने रखा गया। यह अलग बात है कि बिल क्लिंटन फिर भी दोबारा इलेक्ट हुए, मगर मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ ये प्रावधान होना चाहिए। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि कोई कितना बड़ा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इस इस तरह केस के में ऐसा लगता है कि बड़े आदमी बच के निकल जाते हैं। क्या इस तरह के केसेस में, जहां पर मैं कहूं और कि जो छोटे स्थानीय प्रशासन से लेकर और जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं, वहां पर शुरुआती स्तर पर ही हेराफेरी कहूं मैं, या फिर सूचनाओं के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कहानी जब स्थानीय पुलिस या जांच एजेंसी करती हो, तो फिर मामला जब न्यायालय तक पहुंचता है तो फिर हम अधूरे न्याय की ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में जो पेश हुआ उसी के आधार पर अदालतें फैसला देती होंगी। उसी के आधार पर अब देखिए 1984 के जो राइट्स थे उनमें जो पहले से रिकॉर्ड गलत बन गया उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। आज 30 साल के बाद भी हम टटोल रहे हैं कि कितने हजारों लोगों की मौत हुई, मौत के घाट पब्लिकली उतारे गए, फिर भी हम सजा बहुत कम को दे पाए। और इस केस में भी ऐसा लगता है कि जो असली लोग हैं, जो पर्दे के पीछे हैं एक्टर्स, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है और उनको सजा नहीं मिल पा रही है। जो बच्चे हैं जिनको जो विक्टिम्स हैं फ्रॉड के, उनका करियर तो खत्म हो गया जी, मगर जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और चलाया सारा, वो शायद बच के जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या कानूनी रास्ता क्या कोई बचता है कि उन नकाबपोशों को बेनकाब किया जा सके या फिर वो सजा दिलाई जा सके? क्या कोई ऐसा रास्ता बचता है, या फिर इस फैसले के साथ मैं कहूं कि ये चैप्टर पूरा क्लोज होता है? नहीं, क्लोज नहीं होता है। इस फैसले में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर दोबारा नजर डालेंगे।
जो पहला फैसला था उसमें 2 जजेस में आपस में Condition मतभेद था कि सजा क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को दोबारा देखेंगे। तो इसलिए अभी उम्मीद तो बाकी है और उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप जितना मर्जी उसको दबाने की कोशिश करिए, वो फिर भी कहीं ना कहीं बाहर से उठता है, निकलता है, तो अपना करिश्मा दिखाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बिंदुओं को कानूनी पहलू से समझाने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत? किसको मिलेगी हार? कौन होगा विपक्ष में? किसकी बनेगी सरकार? देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। तमिलनाडु के सियासी संकट के बीच अटॉर्नी जनरल ने 1 सप्ताह के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। राज्यपाल को भेजी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर ही हो। इस बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओ पनीरसेल्वम आज पहली बार सचिवालय पहुंचे। वहीं शशिकला ने लगातार तीसरे दिन रिजॉर्ट में विधायकों से मुलाकात की और इस बीच जयललिता शशिकला से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में अब कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला सोमवार को समर्थकों से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और विपक्षी डीएमके के बीच सांठगांठ है। शशिकला ने कहा कि ये घनिष्ठता जयललिता के आदर्शों के खिलाफ है। ஊக்கப்படுத்தி 1.5 கோடி தொண்டர்களை உடைய இந்த இயக்கத்தை ஒரு பன்னீர்செல்வத்தால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது। ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने समर्थकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय भी गए और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। Both of us are going to the secretariat. We have a review with the senior police officers. The MLAs are all trapped in a resort. They should be set free. If they are set free, they will surely support our Chief Minister. विपक्षी दल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन भी सचिवालय पहुंचे। डीएमके ने इन आरोपों को गलत बताया कि अन्ना द्रमुक के सत्ता संघर्ष में उनका हाथ है। The rift is within. When the rift is within the party, what is the role of the opposition parties in it? I understand all these things. See, this is just they want to save their face. They are blaming on the other parties. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें 24 घंटों के भीतर शशिकला को शपथ दिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं, जबकि पार्टी के लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। दोनों ही गुट अधिकतर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शशिकला के खेमे का आरोप है कि डीएमके और नई दिल्ली में बैठे कुछ लोग पार्टी में दो फाड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओपीएस खेमा विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की इस लड़ाई की वजह से फैली राजनीतिक अस्थिरता से सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु का हो रहा है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और चेन्नई से फोन लाइन पर हमारी संवाददाता कृति मिश्रा जुड़ रही हैं। कृति, जिस तरीके से हलचल है और अब अटॉर्नी जनरल की राय, क्या वहां पर तस्वीर दिख रही है? क्योंकि विधायकों की संख्या बल ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हालांकि कल एक अहम फैसला इस पूरे समीकरण में कहीं खलल भी डाल सकता है। जी हाँ, देखिए, कवि ने तमिलनाडु में सियासी खींचतान के बीच एक बड़ी बात जो उभर के आई है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है
कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी डिसाइड करने दी जाए। लगातार इतने दिनों से जो पनीरसेल्वम का खेमा था वो कोशिश कर रहा था कि किस तरह से विधायक टूटकर उनके तरफ आ जाए। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तब भी लगातार शशिकला ने भी जो विधायक गोल्डन बे रिजॉर्ट में हैं उनसे मुलाकात की, उनका समर्थन एक साथ रखने की कोशिश की और वहां से निकलकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए काम करेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं और जो जयललिता की लेगेसी है उसको बार बार दोहराएं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो डिस्प्रोपोर्शनेट एक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लगा जो आ सकता है वो 10:30 और 11 के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी तस्वीर है वो पलट सकती है। क्योंकि अगर शशिकला का कॉन्विक्शन होता है तो वो 6 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती, तो फिर क्या वो किसी प्रॉक्सी को रखेंगी, और अगर उनका अक्विटल होता है तो किस तरह से तस्वीर उभरेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी कविंद्र। शुक्रिया कृति वहां से ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और अब बात चुनाव के उत्तराखंड की 69 सीटों और उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के लिए 67 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी में रैली की। इसके अलावा राहुल ने बिजनौर और बरेली में चुनावी सभाएं की, तो अखिलेश यादव ने मुरादाबाद और बदायूं में। कारोबार देखिए, ये जोड़ी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखीमपुर खीरी में रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहे। उन्होंने अखिलेश के विकास के दावों को खोखला बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सत्ता के लिए दो कुनबे का मेल बताया। आपका तो काम ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती हैं, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लखीमपुर में रैली की। प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सपा कांग्रेस गठबंधन को विकास के लिए दो युवाओं के बीच मेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काले धन को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने लिस्ट भेजी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो राज्यसभा में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट क्यों नहीं रखी? किसको बता रहे हैं? उन चोरों के नाम आप रखिए लोकसभा में, राज्यसभा में रखिए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। अखिलेश यादव ने भी मुरादाबाद और बदायूं में रैली कर केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ मन की बात करते हैं और वादों को पूरा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं रहा है तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इस दिन उत्तराखंड की 69 सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज इटावा और उन्नाव में रैली की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजनीति में लाभ के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर प्रचार में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने गठबंधन करने पर कांग्रेस की निंदा भी की। साथ ही कहा कि गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली, खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। चुनावों के बीच एग्जिट पोल को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन बताया है और ऐसा करने के लिए आयोग ने दैनिक जागरण और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल यूपी में पहले दौर के मतदान के बाद रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के एग्जिट पोल को दैनिक जागरण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। आयोग ने इसे जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126A और B का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। आयोग ने दैनिक जागरण और एजेंसी के खिलाफ 15 जिलों में FIR दर्ज कराने को कहा है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ था और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक एग्जिट पोल के नतीजों के प्रसारण और प्रकाशन पर पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में 6 और चरणों में चुनाव होना है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक 4 फरवरी से 8 मार्च 2017 की शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल के नतीजों का प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी दूसरे रूप में प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के लोग मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा करार दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे असफल करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी टोटली फेल हो चुकी है। कल भी एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान मारे गए हैं और यहाँ हम कल्चरल फेस्टिवल करते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा बताया है। मुंबई में परिवर्तन अटल है और ये परिवर्तन हमारे मित्र पक्ष शिवसेना पचा नहीं पा रही है। जनता ने निर्धार कर लिया है माफिया मुक्त मुंबई महापालिका। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहे विवाद पर एनसीपी ने तंज कसा है। शिवसेना समर्थन निकालती है, राज्यपाल को पत्र लिखती है, तो हम महाराष्ट्र में मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं, किसी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बनकर जन विरोधी नीतियों पर नियंत्रण कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से विरोधियों की आलोचना के बजाय काम पर ध्यान देने की बात कही। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बावजूद जस्टिस CS कर्णन आज पेश नहीं हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को पेश होने का मौका देते हुए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि अभी जस्टिस कर्णन के कोर्ट में पेश न होने की वजहों की जानकारी नहीं है और इसीलिए फिलहाल सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस कर्णन के सुप्रीम कोर्ट की चिट्ठी पर भी सवाल उठाए। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने की वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ अवमानना के मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले पीठ ने जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी कर 13 फरवरी को पेश होने को कहा था। लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एरियर और नगर निगम की माली हालत समेत दूसरी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी भी दी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। उप मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर कर्मचारी वेतन और दूसरी मांगों को लेकर जमा हुए। कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार से चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें भी लागू करने की मांग की है। इन्होंने पहले 119 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद कह रहे 200 करोड़ रुपया, जबकि निगम के ऊपर इन लोगों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपया बाकी है। हम इनसे गुहार लगाते हैं तकरीबन 200-300 करोड़ रुपया और जारी कर दिया जाए तो ये सारा का सारा हो सकता है। अब हम दिल्ली से एक ही गुहार लगाते हैं। हम चाहते हैं इसका सही समाधान, क्योंकि हर 2 महीने बाद वो सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमारी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नगर निगम पर पलटवार किया। दिल्ली की जनता अब समझ रही है कि इस कचरे की राजनीति के पीछे भारतीय जनता पार्टी नाम का कचरा जिम्मेदार है। पिछले माह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के करीब 17,000 सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तुड़वाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने नगर निगम को 119 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी थी, जिससे उनका बकाया वेतन दिया गया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट समेत देश भर में आज भी सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी रहे।
भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को खत्म करने के सरकार के प्रयास से नाराज लोगों ने मार्च निकाला। सरकार ने एक आदेश पारित किया था जिसे लेकर लोगों का कहना है कि ये करप्शन विरोधी कानून को कमजोर करता है और भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा पहुंचाता है। भारी विरोध के आगे झुकते हुए विवादास्पद भ्रष्टाचार कानून को सरकार ने वापस ले लिया है। आदेश वापस लेने से लोग संतुष्ट नहीं हैं, अब वो सरकार का इस्तीफा चाहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं टीम इंडिया की एक और विजय के साथ। हैदराबाद टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने 208 रन से जीत लिया और आखिरी दिन बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 250 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये कोहली की अगुवाई में भारत की लगातार छठी सीरीज जीत है। हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 208 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 250 रनों पर सिमट गई। बांग्लादेश की दूसरी पारी को समेटने में फिरकी गेंदबाज अश्विन और जडेजा की मुख्य भूमिका रही। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। That's something we always believe in doing in the team, giving our bowlers more importance and telling them they are the match winners. Can pick few wickets at any stage during the day. I think it's a bonus for any side. बांग्लादेश के खिलाफ भारत को एक ही टेस्ट खेलना था। पहली पारी में भारत ने 687 रन पर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 388 रन बनाने में कामयाब रही। इस तरह पहली पारी में भारत को 299 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने 159 रनों पर पारी घोषित कर बांग्लादेश को 459 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन बांग्लादेश की टीम 250 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की लगातार छठी सीरीज जीत है। यह सिलसिला 2015 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से शुरू हुआ था। उसके बाद टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को हराया। ये भारत की इस सत्र में 9 घरेलू टेस्ट मैचों में 8वीं जीत है। उसने एकमात्र ड्रॉ इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। उसे आखिरी बार अगस्त 2015 में गाले में श्रीलंका ने हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।